हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो लोकतंत्र के सिद्धांत हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसमें हम लोगों ने परंपरागत सिद्धांत, निर्देशित लोकतंत्र, अभिजन सिद्धांत जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जो तीसरा सिद्धांत है अभिजन सिद्धांत, जिसको हम विशिष्ट वर्गीय या फिर उच्च वर्गीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो उसके दो शाखाएं हैं मेनली। तो दो शाखाओं में परंपरागत अभिजन का सिद्धांत है और आनुभाविक व्यवहारिक अभिजन का सिद्धांत है। तो जो परंपरागत अभिजन का सिद्धांत है उसमें हम लोगों ने पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, गैसेट, हेंटर विलियम, डोमहॉफ, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज के हम इस वीडियो में जो आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत है, यानी जो अभिजन सिद्धांत की दूसरी शाखा है आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत, उसके जो थिंकर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत एक व्यवहारवादी क्रांति की देन है और इसके अनुसार समाज में शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ये सारे केंद्र जो हैं वो समाज में होते हैं और इन सभी पर उच्च वर्ग का शासन पाया जाता है, यानी कि उच्च वर्ग का नियंत्रण पाया जाता है। तो उच्च वर्ग में गतिशीलता पाई जाती है, अर्थात जब निम्न वर्ग का व्यक्ति मेहनत करके उच्च वर्ग में शामिल हो सकते हैं और उच्च वर्ग में शामिल होने के बाद वह निम्न वर्ग से नाता तोड़ लेता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे कोई एक जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं और दोनों ही आईएएस की तैयारी करते हैं और एक फ्रेंड जो है वो तो आईएएस बन जाता है और दूसरा फ्रेंड जो है वो स्कूल लेक्चरर ही बन पाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे, मतलब मोस्टली ऐसा देखा गया है, ये नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन धीरे धीरे जो स्कूल लेक्चरर है उससे नाता तोड़ दिया जाता है। यानी कि जब कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल हो जाता है मेहनत करके, तो फिर वो निम्न वर्ग से नाता तोड़ देता है। तो ऐसे ही कौन कहते हैं, आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत के जो समर्थक विचारक हैं वो ऐसा मानते हैं। उसके बाद जो समर्थक विचारक हैं वो हैं थॉमस डाइजिग्लर, जेम्स बर्नहैम, हरमन फाइनर, कार्ल मैनहिम, रोमा आरो और टीबी बोटामोर। तो ये थिंकर हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो अपना वीडियो है, जो अपना टॉपिक है वो है लोकतंत्र का एक तो समूह सिद्धांत और दूसरा हम देखेंगे तार्किक चयन शाखा सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो इस वीडियो में देखेंगे हम। तो अभी देखते हैं सबसे पहले जो आनुभाविकीय शाखा, ये छोटा सा ही मतलब थोड़े से थिंकर हैं तो इनको थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत में थॉमस डाइजिग्लर ये कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना अभिजन वर्ग करता है। इसको लोकतंत्र में बनाए रखने का कार्य भी अभिजन वर्ग का होता है। यदि आम जनता शासन में भागीदारी की मांग करेगी तो अभिजन वर्ग में क्रांति कर लोकतंत्र को ये नष्ट कर देगा। अतः लोकतंत्र तभी तक बना रहेगा जब तक आम जनता शासन से दूर रहेगी, और इसे ही थॉमस डाइजिग्लर लोकतंत्र के लौह नियम की संज्ञा देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में लौह नियम की संज्ञा कौन देते हैं, तो थॉमस डाइजिग्लर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखेंगे। दूसरा ये क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना अभिजन वर्ग करता है, यानी कि एलिट वर्ग करता है, और उसके बाद जो अभिजन वर्ग है, यदि आम जनता शासन में भागीदारी की मांग करेगी तो जो अभिजन वर्ग है उसमें क्रांति कर लोकतंत्र को ये नष्ट कर देता है। और लोकतंत्र कब तक बना रहेगा, जब तक आम जनता शासन से दूर रहेगी। तो यही बात कौन कहते हैं, थॉमस डाइजिग्लर। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो थिंकर हैं वो हैं जेम्स बर्नहीम। तो जेम्स बर्नहीम की बुक है मैनेजरिकल रिवॉल्यूशन 1941। तो ये बुक हम ध्यान रखेंगे और उसमें ये कहते हैं इस बुक में कि पूंजीवाद की भांति साम्यवाद तकनीकी पूंजीपतियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीवाद है, इनके समान ही साम्यवाद को भी क्या है, तकनीकी पूंजीपतियों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और
पूंजीवाद की भांति साम्यवाद पूंजीवाद भी साम्यवाद की भांति अभिजन वर्ग का प्रभाव पाया जाता है। पूंजीवाद में भी साम्यवाद की भांति क्या पाया जाता है? अभिजन वर्ग का प्रभाव पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंकर हैं वो हैं हर्मन फाइनर। तो हर्मन फाइनर क्या कहते हैं? ये एक नारंगी और मतलब नारंगी का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जो नारंगी का छिलका है, जो उसका नारंगी का बाहरी जो आवरण है वो है जनता, आम जनता, ठीक है। और जो उसके अंदर जो फांके हैं जिनमें रस होता है वो कौन है? एलिट वर्ग यानी अभिजन वर्ग। तो वो संतरे यानी नारंगी से मतलब एग्जाम्पल से कहता है कि जो फांके हैं वो तो है अभिजन वर्ग, और जो उसका बाहरी आवरण जो छिलका है वो क्या है? वो है जनता। तो ये कहते हैं कि अभिजन वर्ग को बनाए रखने का कार्य आम जनता करती है। क्या कौन करती है? अभिजन वर्ग को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? आम जनता करती है। अब हम देखते हैं हर्मन फाइनर की बुक्स। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1932, दूसरी बुक है अमेरिकन डेस्टिनी, और थर्ड बुक है फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट 1946। तो हर्मन फाइनर की बुक्स भी हमें ध्यान रखनी है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, अमेरिकन डेस्टिनी और फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो भी विचारक हैं, कॉर्ल मैनहिम, रोमा आरो, बोटामोर और ये जो अनुभावी के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं, बस इनके बारे में हमें नाम ही ध्यान रखना है। तो नेट जेआरएफ के लिए ठीक है इतना। उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र का समूह सिद्धांत और तार्किक चयन शाखा सिद्धांत। तो लोकतंत्र का जो समूह सिद्धांत है वो भी शिकागो विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु रहा है, यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय का अध्ययन क्षेत्र रहा। और तार्किक चयन सिद्धांत जो है वो भी ऑक्सफोर्ड और शिकागो दोनों विश्वविद्यालयों का अध्ययन क्षेत्र या केंद्र बिंदु रहा है। और जो लोकतंत्र का समूह सिद्धांत है, जो तार्किक चयन शाखा है, ये दोनों ही व्यवहारवादी क्रांति की देन है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है अनुभवी की जो अभिजन सिद्धांत है वो तो मतलब थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अदरवाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकतंत्र का समूह सिद्धांत और तार्किक चयन सिद्धांत के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक तो ये दोनों व्यवहारवादी क्रांति के देन मैंने बताया, और लोकतंत्र का जो समूह सिद्धांत है वो शिकागो विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु रहा है, और तार्किक चयन जो सिद्धांत है वो ऑक्सफोर्ड और शिकागो विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र रहा है। तो ये दोनों का रहा है, इतना ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकतंत्र का समूह सिद्धांत। लोकतंत्र का समूह सिद्धांत तो ये क्या है? एक तो व्यवहारवादी क्रांति की देन मैंने आपको बताया, दूसरा दबाव समूह को केंद्र बिंदु मानते हैं। जो लोकतंत्र का समूह सिद्धांत है ये क्या मानता है? ये मानता है कि दबाव समूह जो है वही केंद्र बिंदु है। दूसरा शिकागो विश्वविद्यालय की देन है, यानी शिकागो विश्वविद्यालय इसका केंद्र बिंदु है, और ये अमेरिका इसका अध्ययन क्षेत्र है। तो जो भी मतलब दबाव समूह, जैसे दबाव समूह का घर किसको कहा जाता है? अमेरिका को। तो दबाव समूह से रिलेटेड जो मैन वो है तो वो कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका इसका अध्ययन क्षेत्र रहा, शिकागो विश्वविद्यालय की देन है, दबाव समूह को केंद्र बिंदु मानते हैं, और व्यवहारवादी क्रांति की देन है। इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके समर्थक विद्वान। तो सबसे पहले आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डहेल, रोलेट यंग, बर्नार्ड फेयोल, ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजिल, नेल्सन पॉल्सबाई। तो ये थिंकर हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो थिंकर और हैं, फोर्जियर और वेल्स कोटी। कौन कौन से थिंकर हैं? आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डहेल, रोलेड यंग, बर्नार्ड फेयोल, ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजिल, नेल्सन पॉल्सबाई। तो ये थिंकर नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। और फोर्जियर और वेल्स कोटी ये विद्वान हैं किससे जुड़े हुए? लोकतंत्र के समूह सिद्धांत से जुड़े हुए। तो इनको ध्यान रखेंगे।
अब हम देखते हैं समूह सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार। तो समूह सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार क्या है कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति दबाव समूह के माध्यम से करते हैं और ये दबाव समूह ही सत्ता के केंद्र बिंदु होते हैं। ये दबाव समूह सौदेबाजी पर कर समस्त राजनीतिक निर्णय करते हैं और जो ये सिद्धांत संप्रभुता के जो बहुलवादी विचारक हैं उनसे भी प्रभावित हैं। क्या कहता है समूह सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार में, क्या जानते हैं हम लोग कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति दबाव समूह से के माध्यम से करता है, ये तो सबको पता है। और दबाव समूह की ही सत्ता के केंद्र बिंदु होते हैं। दबाव समूह सौदेबाजी कर समस्त राजनीतिक निर्णय लेता है ना। दबाव समूह में सौदेबाजी तो होती है, नो डाउट। उसके बाद जो बहुलवादी विचारक हैं वो भी इस सिद्धांत से प्रभावित हैं। तो कौन कौन है बहुलवादी? फिगिस है, ड्यूगिट है और GDH कोल है। तो ये नाम भी हम ध्यान रखेंगे। बहुलवादी जो विचारक हैं वो भी इस सिद्धांत से प्रभावित है। कौन से सिद्धांत से? समूह सिद्धांत से जो है वो प्रभावित हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र के समूह सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले की सबसे पहले तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर। तो ये बुक भी हमें ध्यान रखनी है। और इसी में इन्होंने क्या कहा कि यदि हमें राजनीतिक प्रक्रिया की समझ को समझना है तो दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। तो ये नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और ये UPSC में भी पूछा जा चुका है कि यदि हमें राजनीतिक प्रक्रिया की समझ को समझना है तो दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई या ये किसके द्वारा कहा गया? तो आर्थर बेंटले। कैसे विचारक हैं ये लोकतंत्र के समूह सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर, 1908 की है, मतलब 1908 की बुक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आर्थर बेंटले हैं वो दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी PGT और DSSP में पूछा गया है कि दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं आर्थर बेंटले। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है आर्थर बेंटले का, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर। उसके बाद यदि हमें राजनीतिक प्रक्रिया की समझ को समझना है तो दबाव समूह का अध्ययन आवश्यक है। और फिर ये दबाव समूह को क्या गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो आर्थर बेंटले हैं वो दबाव समूह में संतुलन यानी पुरानी आदत है, क्योंकि जब कोई दबाव समूह प्रभावी होने लगता है तो विभिन्न दबाव समूह मिलकर उसके प्रभाव को संतुलित कर देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि दबाव समूह को में संतुलन को पुरानी आदत कौन कहता है? तो कौन कहता है? आर्थर बेंटले। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि दबाव समूह जब प्रभावी होने लगते हैं तो विभिन्न दबाव समूह मिलकर उसको क्या कर देते हैं? उसके प्रभाव को संतुलित कर देते हैं। तो इसीलिए ये इनको पुरानी आदत कहते हैं। दबाव समूह के संतुलन को क्या कहते हैं? पुरानी आदत, यानी कि जो परंपरा से चला रहा है ना, पुरानी आदत। और जब ये और जैसे ये संतुलन को पुरानी आदत क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दबाव समूह, कोई भी दबाव समूह हो, यदि वो प्रभावी होने लगता है धीरे धीरे, तो जो और दबाव समूह हैं समाज में वो सब मिलकर उसको क्या करते हैं? उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। तो इसीलिए ये पुरानी आदत कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है डेविड ट्रूमैन। अब हम देखते हैं डेविड ट्रूमैन। ये भी अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनकी बुक का नाम द गवर्नमेंट ऑफ प्रोसेस 1951 की बुक है। तो बुक भी ध्यान रखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ प्रोसेस 1951। उसके बाद ये क्या कहते हैं दबाव समूह के बारे में? ये कहते हैं कि दबाव समूह राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कहते हैं? डेविड ट्रूमैन कहते हैं कि जो दबाव समूह है वो राजनीतिक जीवन का क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। दबाव समूह में संतुलन खेल के नियमों के अनुसार होता है।
तो ये थोड़ा डिफरेंस यदि हम कंपैरेटिव करके याद रखेंगे तो हमें अच्छे से याद भी रहेगा, और इसका डिफरेंस जो है वो अगर करते हुए हम चलेंगे तो हम अच्छे से एग्जाम में हेल्प होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, आर्थर जो बेंटले थे उन्होंने क्या कहा था, समूह में संतुलन को पुरानी आदत कहा था, और इन्होंने दबाव समूह में संतुलन को क्या कहा था, दबाव समूह के संतुलन को इन्होंने कहा था खेल के नियम। तो खेल के नियम दबाव समूह में संतुलन को कौन कहता है, डेविड ट्रूमैन। जबकि जो दबाव समूह में संतुलन को पुरानी आदत कौन कहता है, तो वो है आर्थर बेंटले। तो ये कंपैरेटिव हम देखेंगे तो हमें अच्छे से ध्यान रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रॉबर्ट डहेल अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जो समूह सिद्धांत का व्यापक और आधुनिक अध्ययन करते हैं। तो ये लाइन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि लोकतंत्र के समूह सिद्धांत में कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जो है दबाव समूह का व्यापक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया, तो वो है रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल जैसा कि हम सब जानते हैं, नव परंपरावाद के बारे में भी इन्होंने कहा था। नव परंपरावादियों को रॉबर्ट डहेल ने क्या कहा था, पराअनुभववादी। क्या कहा था, पराअनुभववादी। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या करते हैं, बहुल तंत्र की अवधारणा देते हैं। रॉबर्ट डहेल बहुल तंत्र की अवधारणा देते हैं, और इनके अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति हेतु दबाव समूह में भाग लेते हैं। क्या कहते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह में भाग लेते हैं, और दबाव समूह ही सौदेबाजी का शासन संबंधी समस्त निर्णय लेते हैं, और अर्थात सत्ता के अनेक केंद्र होते हैं, और अतः इनमें बहुल तंत्र पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुल तंत्र की अवधारणा देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि सौदेबाजी जो दबाव समूह है वो सौदेबाजी का शासन संबंधी समस्त निर्णय लेते हैं, अर्थात सत्ता के अनेक केंद्र होते हैं, यानी सत्ता अनेक स्थानों में बंटी हुई होती है, उसके अलग अलग स्थान होते हैं, यानी अनेक उसके केंद्र बिंदु होते हैं, और अतः इनमें बहुल तंत्र पाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि डहेल ये भी कहते हैं कि वर्तमान में इन समूह में एक अभिजन वर्ग का उदय हो गया है, और डहेल ने अमेरिका के न्यू हेवन शहर में दबाव समूह का विशेष अध्ययन किया था। तो इतना हम ये भी ध्यान रखेंगे कि डहेल क्या कहते हैं कि जो दबाव समूह है इनमें एक अभिजन वर्ग का उदय हो गया है, और ये जो अमेरिका का न्यू हेवन शहर है वहाँ दबाव समूह का विशेष अध्ययन करते हैं। तो शहर का नाम भी पूछा जा सकता है कि न्यू हेवन शहर में दबाव समूह के विशेष अध्ययन कौन से विचारक करते हैं, तो वो करते हैं रॉबर्ट डहेल। उसके बाद देखते हैं इनकी बुक्स। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, हु गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और नेट में पूछी गई है। हु गवर्नेंस बुक किसकी है, तो रॉबर्ट डहेल की है। डेमोक्रेसी ऑन पावर इन अमेरिकन स्टेट, और इसी बुक में इन्होंने न्यू हेवन शहर का अध्ययन किया था। उसके बाद है पोलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। नेक्स्ट बुक है ऑन डेमोक्रेसी 1998, और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिका 1999। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये ही रॉबर्ट डहेल की बुक्स। तो इतना हम देखते हैं। तो हम लोगों ने जो लोकतंत्र का समूह सिद्धांत है उसमें आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डहेल, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। और जो थिंकर हैं इनका सिर्फ हम नाम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा, जिसमें रोलेट यंग, बर्नार्ड फेयोल, ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजिल, नेल्सन पोल्सबाई, ये सब हम नाम भी ध्यान रख लेंगे तो ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं समूह सिद्धांत की आलोचना। तो एक तो ये व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये दबाव समूह जो समूह सिद्धांत है दबाव समूह का, ये व्यक्ति की उपेक्षा करता है। और दूसरा इसकी जो आलोचना है वो विकासशील देशों में ये अधिक प्रभावी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो अध्ययन केंद्र हैं इसके वो अमेरिका है, यानी विकसित देश है, तो विकासशील देशों में प्रभावी नहीं है। और इसका महत्व यदि हम देखते हैं तो दबाव समूह के प्रभाव और राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है।
महत्व क्या है, एक तो जो दबाव समूह है उनके प्रभाव यानी कहाँ कहाँ वो प्रभावी हो रहे हैं, किस रूप में इनका इफेक्ट देखा गया है वो, और दूसरे जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरीके से ये दबाव समूह की आलोचना और महत्व। तो इस तरीके से लोकतंत्र का जो समूह सिद्धांत है उसकी वो कंप्लीट होता है। और उसके जो नेक्स्ट सिद्धांत है अपना टॉपिक का आज लोकतंत्र का तार्किक चयन सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोकतंत्र का जो तार्किक चयन सिद्धांत है ये भी अर्थशास्त्र से आया है, ये भी व्यवहारवादी क्रांति की देन है। शुरू में इंट्रो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये भौतिकता और तार्किकता है ना, दोनों का इसमें समावेश है। और दूसरा लाभ हानि की उपयोगिता पर ये बल देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड और शिकागो दोनों का अध्ययन केंद्र रहा है, जबकि जो समूह सिद्धांत है वो सिर्फ शिकागो विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र रहा था। और जो तार्किक चयन सिद्धांत है ये ऑक्सफोर्ड और शिकागो दोनों का अध्ययन केंद्र रहा है। उसके बाद ये मतों की तुलना किससे करते हैं, धन से करते हैं। किससे करते हैं, धन से करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है कि मतों की तुलना धन से कैसे करते हैं। जिस तरीके से जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे जो बाजार में क्या होता है, बाजार जितना अधिक बाजार प्रभावी होगा यानी बाजार में जितनी चहल पहल, जितना बाजार में मतलब जिस सामान की बिक्री होगी तो वहां क्या आएगा, धन आएगा, है ना। और जिस तरीके से जहां जितने दबाव समूह होंगे वो खरीद के कितने क्या लाएंगे, मत लाएंगे। तो ये मतों की तुलना क्या करते हैं, धन से करते हैं। बाजार की तुलना चुनाव से करते हैं। तो चुनाव में मत प्रभावी होते हैं, उसी तरीके से बाजार में क्या प्रभावी होता है, धन। तो ये मतों की तुलना धन से करते हैं और बाजार की तुलना चुनाव से करते हैं। उसके बाद देखते हैं लोक लुभावनी राजनीति, जैसे 15 लाख न्यूनतम गारंटी। जो लोक लुभावनी, जैसे कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे नेता, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ बहुत सारे जो पार्टी के नेता हैं अलग अलग दलों के, वो आते हैं और मतलब जो जनता को झूठा आश्वासन देके जाते हैं, हम इतना रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम ये सड़क बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, ये फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली का देंगे, जल देंगे। मतलब ये सब लोक लुभावनी जो राजनीति है, जैसे 15 लाख की न्यूनतम गारंटी योजना, स्वास्थ्य ये योजना मतलब इतना ये लोक लुभावनी राजनीति जो है उसके बारे में भी इसमें देखा जाता है। दूसरा, इस सिद्धांत व सरकार के विभिन्न दलों की आम जनता से संबंधित नीतियां लाभ हानि और उपयोगिता पर आधारित होती हैं। और इस सिद्धांत में नीतियों की लाभ की गणना को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये ध्यान रखना है, लाभ की गणना को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, एक तो राजनीतिक गणना और दूसरा है संदर्भ गणना। तो ये दोनों भी ध्यान रखने हैं कि लाभ हानि के आधार पर जो सिद्धांत में नीतियों के जो लाभ की गणना है उसको 2 भागों में बांटा गया है। लाभ की गणना को कितने भागों में, 2 भागों में, राजनीतिक और संदर्भ गणना। तो जो राजनीतिक गणना है वो सरकार व दल की नीति से दल को सीधे अधिक मत प्रदान होना, जैसे EWS से मत प्राप्त हुए। जैसे राजनीतिक गणना का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है ना, और वो किसी सरकार, जैसे अभी बीजेपी सरकार है, ठीक है, उसने अनेक नीतियां स्टार्ट की, है ना, और अनेक नीतियां स्टार्ट की, जैसे कि EWS को आरक्षण दिया, है ना। जब से EWS को आरक्षण दिया तो EWS ने उनको और अधिक मत दिए, है ना। तो जो दल की नीति से उन्होंने क्या किया, सीधे जनता से और अधिक मत प्राप्त की। तो ये तो हुई राजनीतिक गणना। दूसरा है संदर्भ गणना। तो संदर्भ गणना में क्या हुआ, जैसे कांग्रेस के द्वारा कुछ नीतियां चलाई गई, जैसे कांग्रेस, यदि हम करंट की बात करते हैं तो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी उसने इतने अधिक पेपर लीक किए, उतना अधिक भ्रष्टाचार जो है वो मतलब लिप्त पाया गया कांग्रेस सरकार में, कि मतलब जो एक बेरोजगार युवा है वो इतना करके, इतना अपना मतलब एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब माँ बाप का बेटा, वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के और कहीं एकांत में जाकर इतना मतलब मुश्किल से वो अपना पेट नहीं पाल रहे, और वो अपने बच्चे को एक मतलब रोजगार के लिए मतलब सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है कि 90% सीटें जो हैं वो बिक चुकी हैं, और जो फर्स्ट रैंक वाला जो विद्यार्थी है
वो डम्मी के रूप में उसके स्थान पर डम्मी कैंडिडेट बिठा करके और उसके फर्स्ट रैंक हासिल करता है। तो ये सब जो है ये मतलब कोई भी सरकार हो भले ही वो, लेकिन ऐसा किसी भी बेरोजगार के साथ नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं उसी से बीजेपी को क्या हुआ, लाभ हुआ और बीजेपी सरकार बनी। तो ये क्या है, संदर्भ गणना। यहाँ मतलब और भी दल हो सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी का ही एक वो नहीं है, कोई भी दल हो, जैसे किसी एक दल की गलत नीतियों के कारण दूसरे दल को क्या होता है, लाभ होता है। तो यही है संदर्भ गणना। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो तार्किक चयन सिद्धांत के जो जनक, थोड़ा सा ये नाम ध्यान रखना है, गैरी बाकर को माना जाता है। तार्किक चयन सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो है गैरी बाकर। और उसके बाद है, इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ह्यूमन कैपिटल, 1964 की बुक है। तो ये बुक भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये नेट एग्जाम में पूछी गई है कि ह्यूमन कैपिटल बुक किसकी है। तो इस तरीके से जो तार्किक चयन सिद्धांत है ये मैंने आपको बता दिया कि व्यवहारवादी क्रांति की देन है। दूसरा, ऑक्सफोर्ड और शिकागो दोनों का अध्ययन के अंदर रहा है और ये एक लोक लुभावनी राजनीति इसमें देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें लाभ की गणना के 2 भाग हैं, राजनीतिक गणना, संदर्भ गणना। जो राजनीतिक गणना है वो तो दल की नीति से दूसरे दल को अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरा जो संदर्भ गणना है इसमें किसी एक दल की गलत नीतियों के कारण दूसरे दल को लाभ मिल जाता है। तो यही है संदर्भ गणना, इसको हम ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है मैनकूर ओल्सन। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो नवमानकीय उपागम है, जो परंपरागत उपागम में कई सारे उपागम हैं, जैसे दार्शनिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, संस्थागत उपागम है, नव संस्थागत उपागम है, संदर्भात्मक उपागम है और मानकीय उपागम है। तो जो मानकीय उपागम है उसमें पी ओल्सन और जेम्स मार्च हैं, है ना। तो ये पी ओल्सन नहीं है, ये मैनकूर ओल्सन है। तो ये नाम भी हम ध्यान रखेंगे। कौन से ओल्सन है ये, मैनकूर। ये है दबाव समूह से रिलेटेड, यानी तार्किक चयन शाखा, लोकतंत्र की जो तार्किक चयन शाखा है उससे संबंधित है ये, और वो है उससे मानकीय उपागम से संबंधित, जो कि जेम्स मार्च और पी ओल्सन वो अलग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मैनकूर ओल्सन। तो इनकी बुक का नाम ध्यान रखेंगे, द लॉजिक ऑफ कलेक्शन में लिखते हैं कि व्यक्ति दबाव समूह में इसीलिए भाग लेता है कि सार्वजनिक लाभ में वह अपना भाग प्राप्त कर सके। क्या कहते हैं अपनी बुक में कि व्यक्ति दबाव समूह में क्यों भाग लेता है, जिससे कि एक सार्वजनिक लाभ में वह अपना भाग प्राप्त कर सके। उसके बाद जो फोर्थ जो थिंकर हैं वो है विलियम ए निष्कासन। तो विलियम ए निष्कासन ये भी तार्किक चयन शाखा का अध्ययन इन्होंने किया और नौकरशाही के संदर्भ में करते हैं ये तार्किक चयन शाखा का अध्ययन। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नौकरशाही अपने विभाग का बजट अधिकतम करना चाहता है ताकि उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। क्या कहते हैं विलियम निष्कासन, ये कहते हैं कि जो नौकरशाह है वो अपने भाग का बजट अधिकतम करना चाहता है ताकि उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। और इनकी बुक है वो भी हम ध्यान रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्या नाम है बुक का, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद अन्य जो समर्थक विद्वान हैं वो हैं डंकन स्नाइडल, ये भी तार्किक चयन शाखा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो और फिर जो नेक्स्ट थिंकर हैं वो हैं माइकल एर्ल गहेम। तो इनकी बुक है चॉइस थ्योरी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2002। बुक का नाम क्या है एर्ल गहेम का, चॉइस थ्योरी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2002। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो अन्य थिंकर हैं वो डंकन ब्लेक, एडवर्ड जे नेल, जेम्स बुचानन और विलियम स्टेनली, एंथनी डाउन्स। तो ये भी हम नाम ध्यान रखेंगे। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो तार्किक चयन शाखा है इसकी आलोचना में क्या है, एक तो ये मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। क्या अब हम देखते हैं इसका महत्व। तो इसके महत्व में क्या है कि ये कहते हैं कि एक तो लोक लुभावनी राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा जो थेडा स्कोइपोल हैं उनकी डिविनस जो डेमोक्रेसी की अवधारणा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे कि एक तो ये डिविनस डेमोक्रेसी की अवधारणा किस देश से जुड़ी हुई है,
तो वो तो अमेरिका से जुड़ी हुई है। और दूसरा जो हम थोड़ा सा थेडाइस्कोइपोल जो है वो कौन है, वो जो उसके परंपरागत जो सिद्धांत है उसके उपागम है, उनमें जो नव संस्थागत उपागम है, जैसे कि दार्शनिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, कानूनी उपागम है, नव संस्थागत उपागम है, संस्थागत उपागम है और संदर्भात्मक उपागम है। तो जो नव संस्थागत उपागम है उसमें जो 3 शाखाएं जैसे बताई गई हैं, इसमें ऐतिहासिक शाखा है, सामाजिक शाखा है ना। तो जो ऐतिहासिक शाखा है उससे जुड़ी हुई विद्वान है थेडा स्कोइपोल। और थेडा स्कोइपोल क्या कहती हैं, ये कहते हैं कि जो ऐतिहासिक शाखा है ना वो जितनी अधिक मजबूत होगी वहाँ क्रांति और स्थिरता नहीं आती है। तो ये मतलब संस्कृति से जुड़ी हुई शाखा है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक शाखा। और ये कहती है कि जिस देश की जो ऐतिहासिक शाखा है वो जितनी मजबूत होगी वहाँ क्या नहीं आएगी, वहाँ क्रांति भी नहीं होगी और अस्थिरता भी नहीं आएगी। तो ये बात थेडा स्कोइपोल कहती हैं। और ये भी कहती हैं कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो ऐतिहासिक मूल्यों के आधार पर जनता से जुड़ती हैं। और इसमें वो यूएसएसआर और जो चीन है उसका एग्जाम्पल भी देती हैं। और वो कहती हैं कि जैसे यूएसएसआर है उसका तो विघटन हो गया है ना, और चीन का ऐतिहासिक शाखा मजबूत थी इसीलिए उसका विघटन नहीं हुआ। तो इसीलिए वो ये बात कहती हैं कि ऐतिहासिक शाखा जिसकी जितनी मजबूत होगी वो जो है उसका उस वहाँ पर क्रांति और अस्थिरता नहीं आएगी, और जिसकी ऐतिहासिक शाखा कमजोर होगी वहाँ पर अस्थिरता और क्रांति आएगी। तो इस तरीके से थेडा स्कोइपोल के बारे में थोड़ा ये अवधारणा हम ध्यान रखेंगे, डेमोक्रेसी की अवधारणा। तो ये अमेरिका देश से जुड़ी हुई है अवधारणा जो है। और उसके बाद ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो होप करती हूँ कि लोकतंत्र का समूह सिद्धांत और तार्किक चयन शाखा सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।